नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चली हुई है भाई, CSIR नेट में 2022 मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए, जिसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर टॉपिक चला हुआ भाई, जिसके 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो 5वें लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे भाई। कल नेटवर्क इश्यू की वजह से ये नहीं चल पाया था। आज हमें इसी टॉपिक इसी लेक्चर को कवर करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पर। आपकी वर्चुअल क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो रही है भाई, जिसका जो बैच है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा भाई। 1 अगस्त से स्टार्ट होगा भाई। अच्छा, ये जो वर्चुअल क्लासरूम है, मीन्स ऑनलाइन जो क्लासरूम है, वो किस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो रहा है भाई? IFAS के लिए, IFAS जो एकेडमी है उस पर स्टार्टिंग हो रही है भाई इस वर्चुअल क्लासरूम की। 1 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट है, तो आप इसके अंदर इनरोल करवा सकते हो और अपनी जो CSIR नेट की तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हो भाई। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ एक नंबर दिया गया है और एक वेबसाइट दी गई है, मीन्स मेल आईडी दी गई है। यहाँ दोनों पर आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो भाई। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे भाई। मेरे पास ये क्या है, लेट डी इक्वल टू डी, मेरे पास एक ओपन यूनिट डिस्क दी गई है, जेड बिलोंगिंग टू सी सच दैट मोड ऑफ जेड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 का क्या मतलब है भाई? कि मेरे पास इस डी के अंदर वो सारे के सारे जेड हैं जिनका जो मॉडुलस है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। मीन्स मेरे पास यहाँ डी क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है जी। उसके बाद ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा मेरे पास करेक्ट होगा। तो यहाँ एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर मेरे पास कहीं भी क्या दिया मिले भाई, ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क की बात चली हुई हो भाई, ठीक है, मीन्स कहीं भी ओपन डिस्क की बात चली हुई हो, मैं एक वहां फंक्शन एग्जिस्ट हमसे ये पूछे क्या वहां एक ओलोमॉर्फिक या एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है उस ओपन यूनिट डिस्क से, ओपन यूनिट डिस्क पर या क्लोज्ड यूनिट डिस्क पर, जिसके किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू अगर हमारे पास दी गई है, क्या ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है क्या? अगर इस टाइप से हमसे पूछे तो भाई इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो या तो सचुएट्स लेमा से या फिर उसके सचुएट से पिक लेमा से या फिर उन्हीं की कोरोलरी से भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा सोल्व होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, कैसे सोल्व होंगे उसके बारे में समझिए भाई। पहला क्वेश्चन याद है, पहले ऑप्शन पर बात करते हैं भाई। मेरे पास क्या दिया गया है, क्या वहां एक ऐसा होलोमोर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जहां डी से डी पर एफ ऑफ जीरो तो मेरे पास 0 आ जाए और एफ डैश 0 मेरे पास 2 के बराबर आ जाए। लेकिन सचुएट्स लेमा में अगर मेरे पास किसी पॉइंट पर अगर मैं सचुएट्स लेमा की आप लोगों को डेफिनेशन शेयर करूं,
सचवाइट्स लेमा की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है हमें? वो हमें कहती है एफ मेरे पास क्या हो भाई, ओपन यूनिट डिस्क से, ओपन यूनिट डिस्क से डी डी में मान लेता हूं, ओपन यूनिट डिस्क पर क्या हो भाई, एक एनालिटिक फंक्शन हो, एनालिटिक फंक्शन हो, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहां z इक्वल टू 0 पर क्या मिले भाई, 0 ऑफ एफ मिले, फंक्शन की 0 मिल जाए भाई 0 पर। देन मेरे पास क्या होगा भाई, देन फर्स्ट कंक्लूजन निकल कर आएगा भाई हमारे पास, जो एफ ऑफ जेड है उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए जेड होगा फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू डी के लिए। सेकंड कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल कर आता है भाई, कि जो एफ डैश जेड है उसका जो मॉडुलस है, सॉरी एफ डैश 0 जो है उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 आता है। ये मेरे पास सचवाइट्स लेमा से है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया भाई, एफ डैश 0 2 दे दिया भाई, और उसका मॉडुलस निकालूंगा वो भी मेरे पास 2 के बराबर होगा, और 2 मेरे पास क्या होता है, ग्रेटर 2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ एफ डैश 0 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी भाई, लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, उसका जो मॉडुलस होगा। और यहां मेरे पास क्या दिया है, 2 दिया गया, तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन से डायरेक्ट हम सचवाइट्स लेमा के सेकंड कंक्लूजन से क्या बोल सकते हैं भाई, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पर आइए भाई, एक बार सचवाइट्स पिक लेमा के बारे में और जान लेते हैं भाई। उसके अंदर मेरे पास क्या होता है, अगर मैं सचवाइट्स पिक लेमा के बारे में और आप लोगों से बात करूं तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एफ मेरे पास एनालिटिक होगा भाई, क्या होगा एफ, एनालिटिक होगा, कहा, ओपन यूनिट डिस्क पर, ठीक है। साथ की साथ एफ मेरे पास क्या हो जाए, क्या हो जाए, सचवाइट्स पिक लेमा के बारे में और बात करते हैं। अच्छा, वैसे तो अगर हमें जर्नल फॉर्म से करें, जर्नल फॉर्म को रहने दीजिए भाई, सचवाइट स्पीक लेमा से का यूज कर लेते हैं। सचवाइट स्पीक लेमा मेरे पास क्या कहता है, देखना भाई, एफ मेरे पास क्या हो भाई, एनालिटिक हो ओपन यूनिट डिस्क पर, ओपन यूनिट डिस्क पर अगर मेरे पास क्या है, एफ एनालिटिक है, देन मेरे पास क्या होता है, देन यहां से भी दो कंक्लूजन हमारे पास निकल कर आते हैं। पहला क्या है भाई, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई 1 माइनस एफ ऑफ ए का कॉन्जुगेट इनटू में एफ ऑफ ए जेड, इसका मोड लेस देन इक्वल टू होता है ये मेरे पास किससे, जेड माइनस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए कॉन्जुगेट इनटू जेड, इसके मॉडुलस से फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू डी। एक कंक्लूजन तो ये होता भाई। दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या होता है, एफ डैश जेड उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होता है मेरे पास 1 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू डी के लिए। ये दो कंक्लूजन यहां से निकलते हैं भाई, इन्हीं का यूज करेंगे भाई। पहला ऑप्शन तो हो गया भाई सचवाइट्स लेमा के सेकंड कंक्लूजन से। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है, एफ मेरे पास डी से डी पर है, एक फंक्शन ले लिया भाई जहां एफ ऑफ 3/4 तो 3/4 होगा, और एफ डैश 2/3 मेरे पास 3/4 आ जाएगा। अगर मैं सचवाइट्स लेमा की जनरल डेफिनेशन आप लोगों से शेयर करूं तो वो हमारे पास क्या होती है भाई, अगर मेरे पास एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, ठीक है, और एफ ऑफ जेड
मेरे पास क्या है, एनालिटिक है। देन मेरे पास साथ में क्या होता है, और जो मॉडुलस एफ ऑफ जेड का वो लेस देन इक्वल टू एम है फॉर ऑल जेड इन ए ओपन यूनिट डिस्क। मेरे पास क्या होती है, एक बार जनरल डेफिनेशन हम राइट कर लेते हैं भाई सचवार्ट्स लेमा की। मेरे पास क्या होता है, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक हो, पहली चीज तो ये हो भाई इन ओपन यूनिट डिस्क। अच्छा, जनरल फॉर्म में किसी ए के लिए राइट करता हूं भाई मैं, हम ओपन यूनिट डिस्क नहीं लेकर चलते, जर्नल राइट कर लेते हैं। तो उसमें क्या हो भाई, एनालिटिक हो इन ओपन डिस्क, कोई भी ओपन डिस्क हो भाई इन ओपन डिस्क जिसकी जो रेडियस है विद रेडियस आर, रेडियस आर हो एंड मोड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम ओ फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू डी, ओपन डिस्क डी मान लेता हूं मैं, डी फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू डी के अंदर। देन मेरे पास यहां से क्या होता है भाई, देन जो एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू एम बाई आर आता है, और यहां आएगा मॉडुलस ऑफ ए जेड माइनस ए कोई भी मीन से जिस पर जिसका जो विद रेडियस आर और सेंटर ए, ये राइट कर लेते हैं भाई विद रेडियस आर एंड सेंटर ए अगर है, एंड मोड ऑफ एफ ऑफ जेड मेरे पास बाउंडेड है किसी एम से, तो मेरे पास मोड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम डिवाइड बाई, अच्छा यहां मोड ऑफ एफ ऑफ जेड, हाँ मोड ऑफ एफ ऑफ जेड आएगा भाई फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू डी के लिए, ये चीज होल्ड करती है भाई। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर मैं सेकंड ऑप्शन पर बात करूं तो मेरे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें यहां क्या निकाल ले, एफ ऑफ 2/3 की वैल्यू निकाल ले तो, और एफ ऑफ 2/3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, तभी तो हम उसका डेरिवेटिव पर फिर हम क्या अप्लाई कर देंगे, सचवर्ट स्पीक लेमा की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, ये सेकंड कंक्लूजन वाला, ये चीज अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई इसका, दूसरा तरीका आप यहां मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे को देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन ऐसा शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या मान लेता हूं, यहां मेरे पास क्या दिया गया है, एफ ऑफ 3/4 3 इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो मैं मान लेता हूं एफ ऑफ 2/3, मेरे पास 2/3 है, मान लिया, एज्यूम कर लिया, और अगर एज्यूम किया है तो अब हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, एफ ऑफ 2/3 मेरे पास 2/3 के बराबर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल कर लाते हैं और उसके बारे में चेक करते हैं क्या आएगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव आप लोगों से बताऊं तो डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बार चेक करना भाई, इसका डेरिवेटिव किससे निकालेंगे भाई, मेरे पास एफ डैश 2/3 यहाँ 3/4 के बराबर दिया गया है, तो यहां से एफ डैश 2/3, ठीक है, और उसका मॉडुलस सचवर्ट स्पीक लेमा का सेकंड कंक्लूजन, इसका यूज करेंगे भाई, तो मेरे पास एफ डैश जेड, हर जेड बिलोंगिंग टू डी के लिए ये ट्रू है, तो मेरे पास ओपन यूनिट डिस्क के अंदर 2/3 है, उसके लिए भी ट्रू होगा, तो एफ डैश 2/3 का मॉडुलस मेरे पास लेस देन इक्वल टू आएगा किससे, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ 2/3 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहां अब मेरे पास एफ डैश 2/3 क्या है, किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है,
तो ये मेरे पास 3/4 आ गया, और इधर मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1 माइनस से ये मेरे पास 2/3 का स्क्वायर मीन्स 4/9 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/9 आएगा, तो कैंसल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 3/4 लेस देन इक्वल टू 1, ये इनइक्वलिटी आ गई। और ये इनइक्वलिटी तो मेरे पास क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है तो इसका मतलब मेरे पास यहां एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा ओलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है जो एफ ऑफ 3/4 पर तो 3/4 देकर जाए, और एफ डैश 2/3 पर मेरे पास 3/4 देकर जाए। ऐसा मेरे पास से एग्जिस्ट कर सकता है भाई। तो यहां से मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से हम काम करते हैं भाई। और अगर ये आइडेंटिटी मीन्स मेरे पास एक जो इनइक्वलिटी है वो आइडेंटिटी आ जाती है या ऑलवेज ट्रू आ जाती है, तो मेरे पास वो इस टाइप का जो एक फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, वो एग्जिस्ट कर जाता है। सेम अब क्या करेंगे भाई, थर्ड ऑप्शन के लिए काम करेंगे। यहां जस्ट मेरे पास क्या दिया गया है, एक ही पॉइंट पर वैल्यूज दी गई है, तो डेरिवेटिव ये आइडेंटिटी सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे। अगर मेरे पास सेकंड कंक्लूजन इसका ट्रू हो जाता है तो मेरे पास यहां भी एक ऐसा होलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। और आप लोग आसानी से देख सकते हो भाई, सेकंड भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड जो ऑप्शन है वो भी मेरे पास है। सचवर्ड स्पीक लेमा का सेकंड जो कंक्लूजन है वो आसानी से करेक्ट हो सकता है। कैसे देखना भाई, यहां जस्ट क्या करना है भाई, 3/4 कन्वर्ट करना है, तो एफ ऑफ एफ डैश 3/4 वो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3/4 है, उसका मॉडुलस करूंगा तो 3/4 आएगा। यहां मेरे पास क्या आएगा, जस्ट यहाँ 2/3 की जगह क्या करना है, थर्ड ऑप्शन कर रहा हूं भाई मैं, 3/4 करना है। यहां भी मेरे पास 3/4 करना है। तो और यहां मेरे पास क्या है, -3/4, उसका मॉडुलस करूंगा तो +3/4 आएगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो दोबारा से कैंसल आउट होकर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से सॉरी दोबारा से कैंसल आउट होकर मेरे पास यहां फिर से 3/4 लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। और ये मेरे पास एक इनइक्वलिटी है, और ये जो इनइक्वलिटी है ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब इस टाइप का भी एक होलोमॉर्फिक फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट कर जाएगा डी से डी पर। तो सेम तरीके से थर्ड ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पर आइए। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो भाई कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आप लोग एक बात ध्यान देना भाई, मेरे पास क्या है, एफ डी से डी पर है, मतलब ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क पर है, और यहां एफ डैश ऑफ 1/4 1 के बराबर दे दिया। ओपन यूनिट डिस्क में अगर मेरे पास ये एनालिटिक फंक्शन है, सर्कल से सर्कल पर सेंड कर रहा है, क्योंकि डी से डी पर मेरे पास क्या है, मैपिंग जा रही है, तो इसका ओलोमॉर्फिक फंक्शन है। तो मेरे पास जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो क्या कहा जाते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स पर। तो और लेकिन यहां मेरे पास क्या है, एफ डैश 1/4 एक डी के इंटीरियर का जो एफ डैश है डेरिवेटिव पर इन डी के इंटीरियर का जो वैल्यू है वो 1 आ गया, जो कि मेरे पास कोडोमेन के पास है ही नहीं, और कोडोमेन के पास ही नहीं है, तो ऐसा होलोमॉर्फिक फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो मेरे पास क्या होगा, फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड अगर आप तरीका यूज करो तो भाई सेकंड जो इसका तरीका है, जो ये मेरे पास कोरोलरी है सचवर्ड्स लेमा की, यहां इसका यूज करके भी आप शो कर सकते हो कि हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, क्योंकि एफ डैश जेड फिर मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप शो कर सकते हो। सेकंड तरीका ये है भाई। तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई,
जो फोर्थ ऑप्शन का सेकेंड मीन्स एफ डैश ऑफ 1/4 की इक्वल टू 1 की वजह से मेरे पास क्या हो गया भाई, वो इनकोरेक्ट हो गया। तो यहां मेरे पास क्या आएगा भाई, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट आ जाएंगे भाई। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 ये आ गया भाई मेरे पास, एफ सी से सी पर एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है। जेड मेरे पास क्या है, एक्स प्लस आर्टा वाई। लेट यू कोमा वी आर स्क्वेयर से आर पर क्या दे दिया भाई, सच दैट एक u और v दो फंक्शन दिए गए आर स्क्वेयर से आर पर। u ऑफ एक्स वाई तो मेरे पास रियल ऑफ एफ ऑफ जेड को डिनोट करता है, और v ऑफ एक्स वाई मेरे पास इमेजनरी ऑफ एफ ऑफ जेड को डिनोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, एक बार चेक करना भाई, फटाफट से एक बार देख लेना कौन सा करेक्ट होगा एक बार। अच्छा, एक बात ध्यान रखना भाई, अगर कोई मेरे पास क्या है एनालिटिक फंक्शन है सी से सी पर, तो वो एंटायर हो जाता है। और जो भी एंटायर फंक्शन है वो मेरे पास क्या होता है भाई, अगर मैं एंटायर फंक्शन के बारे में बात करूं तो वो मेरे पास क्या होता है, यहां क्या दिया गया है, करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर यू बाई करली वाई स्क्वेयर। अगर हमें यहां से कैलकुलेट, एक बार चेक करना भाई ये फॉर्म किसकी फॉर्म आती है, एक बार देखना भाई आप लोग, और इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई इसके बारे में। अच्छा, कोई जो भी एनालिटिक फंक्शन है या एंटायर फंक्शन है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होता है भाई, जो भी एनालिटिक फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है हमारे पास, क्या होता है, हार्मोनिक होता है। जो फंक्शन है एनालिटिक है वो पक्का क्या होगा भाई, हार्मोनिक होगा। और हार्मोनिक अगर कोई फंक्शन है मेरे पास क्या है, अगर फाई ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई वो अगर कोई भी फंक्शन है तो मेरे पास क्या होता है भाई, अगर ये हार्मोनिक है तो मेरे पास ये लेप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मींस डेल स्क्वेयर फाई मेरे पास क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। अब ये डेल स्क्वेयर फाई क्या है भाई, मीन्स करली स्क्वेयर फाई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर फाई बाई करली वाई स्क्वेयर, ये मेरे पास किसके बराबर आएगा भाई, जीरो के बराबर आएगा। मतलब वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ सी से सी पर एनालिटिक दे दिया, इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो मेरे पास कैसा हो गया, वो मेरे पास हार्मोनिक हो गया भाई। और हार्मोनिक मेरे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अब यहाँ मेरे पास क्या है, अच्छा एक रियल पार्ट तो यू एक्स वाई से डिनोट कर रहा है और इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई से डिनोट कर रहा है। तो फाइव एक्स वाई की जगह एक बार तो हम क्या राइट कर देंगे, यू एक्स वाई। और एक बार क्योंकि मेरे पास अगर एक पूरा फंक्शन ही एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी मेरे पास एनालिटिक होगा, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एनालिटिक है तो वो भी हार्मोनिक होंगे। फिर हार्मोनिक होंगे तो मेरे पास उसको जो लैप्लास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड करेंगे। दैट्स व्हाई मेरे पास क्या होगा, एक बार मैं फाइव ऑफ एक्स वाई को यू एक्स वाई राइट कर दूंगा और एक बार वी एक्स वाई राइट कर दूंगा भाई। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब मेरे पास करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट होगा।
और यहां से v पुट कर दिया u की जगह, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा भाई। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पर। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हम किसका यूज कर लेंगे भाई? यहां अगर मेरे पास f क्या कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं भाई? इसके अंदर हम सीआर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। एक करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर की जगह हम सीआर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं भाई। या फिर आप एक काम कर सकते हो भाई, किसका यूज कर सकते हो? सचवर्ड्स फॉर्म है, शायद सचवर्ड्स नहीं है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। अच्छा, एक काम, एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है? करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स करली वाई माइनस ऑफ करली स्क्वेयर यू बाई करली वाई करली एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है। उस साइड लेकर जाइए भाई इसको, यहां से करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स करली वाई इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? करली स्क्वेयर यू बाई करली वाई करली एक्स। ये मेरे पास दिया गया है भाई कि जो करली स्क्वेयर यू है वो करली एक्स करली वाई मीन्स आपस में वो इंटरचेंज हो सकते हैं, दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या आएंगी? सेम आएंगी। ये यहां पर दिया गया है, तो हम इजिली यूज कर सकते हैं भाई किसका? यहां पर यंग्स थ्योरम का, सॉरी यंग्स थ्योरम का हमें यहां यूज कर सकते हैं भाई। एफ एक्स वाई मेरे पास टू वेरिएबल है, मतलब यू एक्स वाई और वी एक्स वाई मेरे पास क्या है? टू वेरिएबल। यहाँ यू के बारे में दिया गया है, तो यू एक्स वाई मेरे पास कैसा है भाई? अच्छा, टू वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, यू एक्स यू वाई और यू एक्स वाई एक पॉइंट पर क्या करते हैं भाई? किसी भी पॉइंट पर यहां एग्जिस्ट करते हैं। यंग्स थ्योरम का यहां हम यूज कर सकते हैं, और यंग्स थ्योरम मेरे पास क्या कहती है, एक बार वो यूज कीजिए भाई, वो राइट कर लीजिए। मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी टू वेरिएबल फंक्शन है सच दैट अगर ये चीज, ये जो फंक्शन है वो मेरे पास दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या हो गई? एग्जिस्ट करे, ठीक है। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या हो जाए भाई? कॉन्टिन्यूअस हो जाए एट पॉइंट ए कोमा बी। तो यहां मेरे पास कॉन्टिन्यूअस हो जाए एट ए कोमा बी। देन मेरे पास क्या होता है भाई? एफ ऑफ ए वाई एक्स एग्जिस्ट भी करता है, और वो मेरे पास एग्जिस्ट भी करता है, एंड वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है? एफ ऑफ ए एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई एक्स के बराबर हो जाता है एट ए कोमा बी पर। ये मेरे पास यंग्स थ्योरम है, आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं भाई। यहाँ कैसे यूज करेंगे उसके बारे में एक बार यूज राइट कीजिए, देखना भाई। मेरे पास यू एक्स वाई और वी एक्स वाई कैसे हैं? एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है भाई? किसी एक ओपन यूनिट डिस्क पर, बल्कि ये तो एंटायर है, मतलब पूरे सी पर है, ये डिफरेंशिएबल है। और पूरे सी पर अगर मेरे पास डिफरेंशिएबल है, और इनका जो इनका पार्शियल डेरिवेटिव है वो पूरे आर स्क्वायर पर क्या करेगा भाई? एग्जिस्ट करेगा।
और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। पूरे आर स्क्वायर पर एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर डेरिवेट पार्शियल डेरिवेटिव पूरे आर स्क्वायर पर मींस फंक्शन है, अगर यू एक्स वाई मेरे पास डिफरेंशिएबल है तो वो मेरे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा भाई। और कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका मतलब मैं उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो सारे के सारे एग्जिस्ट भी करेंगे और वो कॉन्टिन्यूअस भी होंगे, क्योंकि वो उसकी सुफिशिएंट कंडीशन है। तो यहां से मेरे पास पहली जो कंडीशन है वो भी करेक्ट होगी और दूसरी जो इसकी हाइपोथेसिस है वो भी करेक्ट होगी। तो हमें किसका यूज कर सकते हैं भाई, लास्ट का मींस कंक्लूजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स होगा। अब मेरे पास क्या होगा, अगर एफ की जगह मैं यहाँ यू को लेकर आऊं तो करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स है, करली वाई इक्वल टू करली स्क्वायर यू बाई करली वाई करली एक्स होगा। तो यहाँ से मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट हो जाएगा भाई यंग्स थ्योरम का यूज करके। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जब हमें इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो करली स्क्वायर v डिवाइड बाय करली x करली y इक्वल टू माइनस ऑफ करली स्क्वायर v बाय करली y करली x हो जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए था, इक्वल टू करली स्क्वायर v बाय करली y करली x आना चाहिए था। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। तो आसानी से पहले दो ऑप्शन तो हमारे पास किससे हो गए भाई, हार्मोनिक से। और थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो मेरे पास आसानी से यंग्स थ्योरम से इसका प्रूफ है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं भाई। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा भाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट आएंगे भाई। कौन कौन से, अच्छा एक बात का ध्यान रखना भाई, ये हार्मोनिक फंक्शन जो है वाला जो टॉपिक है वो लगभग भाई पीछे कुछ टाइम से तो आया नहीं है, लेकिन उससे पहले दो तीन जो चार पेपर हुए हैं, चार या पांच पिछले पेपर हुए हैं उनमें तो ये हार्मोनिक वाला टॉपिक आया नहीं है। लेकिन उससे पहले लगभग हर एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन बनता था। तो उम्मीद है कि अब चार पांच बार इसको ड्रॉप कर दिया तो दोबारा से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है भाई। तो इसको ये अच्छे से करके जाना हार्मोनिक वाले टॉपिक को। फर्स्ट है बिल्कुल आसान टॉपिक है भाई, सेकंड है एंड थर्ड ये इसके आंसर आए भाई। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करेंगे। एफ मेरे पास एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। Which of the following properties is possible for fa for which z belonging to C? Real of f of z equal to imaginary of f of z, mode of f of z less than 1, imaginary of f of z less than 0, f of z not equal to 0। बताना भाई एक बार, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, एससीक्यू है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है भाई। एफ मेरे पास एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन दिया गया है, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है भाई, एफ की कौन सी प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, फटाफट से एक बार बता दीजिए भाई, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई इसको। इस आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, फटाफट से एक बार चेक कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है भाई। आसानी से हम लियो विले थ्योरम का यूज कर सकते हैं भाई। वो क्या कहती है कि अगर एफ मेरे पास लियो विले थ्योरम क्या कहती है, ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। या फिर ये इसी के एक कोरोलरी है, उसका हम यूज कर सकते हैं भाई। अच्छा एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास क्या है,
अगर मैं एफ ऑफ जेड को ये मान लू u प्लस आयोटा v की फॉर्म में मान लेता हूं, और ये मेरे पास क्या है भाई, एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। पहली बात तो वो अनबाउंडेड होगा। सेकंड थिंग, एक इसकी और थ्योरम होती है भाई, वो क्या होती है कि मेरे पास अगर कोई भी एंटायर फंक्शन है नॉन कांस्टेंट एंटायर प्लस नॉन कांस्टेंट, तो वो अपना जो क्या है भाई, रेंज में से रेंज सेट कंटेन सी, रेंज सेट में से एक्सेप्ट एट मोस्ट वन पॉइंट। अगर मेरे पास कोई भी एंटायर और नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो वो अपने रेंज सेट में से ज्यादा एक पॉइंट छोड़ सकता है भाई। ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट मेरे पास क्या कर सकता है भाई, वो रिमूव कर सकता है। ये एक छोटी सी रिजल्ट है भाई, लियोविले थ्योरम का को रहने दीजिए, इस रिजल्ट का आप यूज कर लीजिए भाई, और आसानी से आप लोग चेक कर सकते हो भाई। यहां मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया भाई, रियल ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ जेड दिया गया है। मतलब मेरे पास है यहां जस्ट u प्लस आयोटा u टाइप के का जो रेंज सेट आएगा वो जस्ट वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे मेरे पास इसके अंदर है जो u प्लस आयोटा u टाइप के होंगे। मतलब इसके अंदर 1 प्लस 2 आयोटा टाइप का मेरे पास रेंज सेट के अंदर नहीं आएगा। सेम वैसे 1 प्लस 3 आयोटा भी मेरे पास रेंज सेट में नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई कि एटमोस्ट वन पॉइंट को एलिमिनेट कर सकता था एंटायर प्लस नॉन कांस्टेंट। तो ऐसा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी जो रेंज रियल ऑफ एफ ऑफ जेड है इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ जेड रेंज सेट के बराबर हो। ये रेंज सेट बनता हो जिसका। सेम वैसे सेकंड ऑप्शन में क्या दे दिया, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन 1। मतलब जो मेरे पास इमेज सेट है वो क्या दे दिया भाई, लेस देन 1 बाउंडेड दे दिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ओपन यूनिट डिस्क के अंदर जस्ट इसकी रेंज सेट लाई कर जाए। वो तो मेरे पास क्या होगी भाई, सी में से जस्ट एक पॉइंट को छोड़ सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहां तो अनकाउंटेबल पॉइंट रह गए भाई। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन पर आइए। थर्ड ऑप्शन में क्या दे दिया भाई, मेरे पास जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो बाउंडेड दे दिया, इमेज ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन 0 दे दिया भाई। मतलब मेरे पास क्या होगा भाई, जितने भी ऊपर की साइड पॉइंट्स होंगे वो मेरे पास कभी भी रेंज सेट का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा ये सारे के सारे कभी भी रेंज सेट में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो इसका मतलब मेरे पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स रह गए भाई। और अनकाउंटेबल मैं ज्यादा से ज्यादा छोड़ कितने को सकता था, एक को छोड़ सकता था। तो ये भी मेरे पास क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है रेंज सेट। तो यहां से थर्ड ऑप्शन में मेरे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0, कि मेरे पास एफ ऑफ जेड 0 के बराबर ना हो, बाकी सारा का सारा जो रेंज सेट है वो सारा का सारा बन जाए। हाँ, ये चीज मेरे पास क्या हो सकती है, करेक्ट हो सकती है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज पॉसिबल फॉर एफ ए फॉर ईच जेड बिलोंगिंग टू सी। हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि मेरे पास एफ ऑफ जेड की जो रेंज सेट के अंदर है अकेला 0 ना जाए,
बाकी सभी पॉइंट्स मेरे पास रेंज सेट के अंदर जाए। ये थ्योरम भी यही कहती है। और अगर मैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर ऑफ जेड ले लेता हूं तो ये वाली मेरे पास एफ ऑफ जो जेड है, ई पावर ऑफ जेड जो फंक्शन है वो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन भी है और वो मेरे पास से जीरो को कंटेन रेंज सेट में जीरो उसके नहीं आता। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि हाँ मेरे पास एस आई के एंटायर फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है भाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास इसका जस्ट एक ही आंसर करेक्ट आया भाई। वो क्या आंसर आया है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई। अगर डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 28 पर बात करेंगे भाई। फटाफट से चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई। क्वेश्चन नंबर 28 मेरे पास क्या है भाई, कंसीडर द फंक्शन। ये एक फंक्शन कंसीडर कर दिया और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भाई उसके बारे में हमें बताना भाई। सीधी सीधी बात, इसमें हर ऑप्शन में क्या दिए पूछा गया है, द फंक्शन एफ हैज जीरोज, मतलब इस फंक्शन की जीरोज के बारे में बात कर रहा है भाई। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 मिनट का एक बार टाइम है, फटाफट से एक बार आप लोग ट्राई कीजिए भाई, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, फटाफट से देखिए भाई। अगर जीरोज के बारे में बात करें, मेरे को हमें क्या करना भाई, ऑर्डर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं भाई, क्या क्या। एक तरीका तो ये है कि हम यहां जैसे कोस जेड दिया गया है तो उसका एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं आसानी से और फिर हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने जीरोस मीन्स कितने, उस पॉइंट पर कितने कॉमन हमारे पास निकल रहे हैं, ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है भाई, कि हम क्या करें, डेरिवेटिव मेथड का यूज कर लें भाई। मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव मेरे पास नॉन जीरो होगा तो उतनी ही मेरे पास क्या बनेगी भाई, उतने ही ऑर्डर की मेरे पास है उस पॉइंट पर जीरोज होगी। दूसरा तरीका ये है भाई, यहां हम क्या करेंगे भाई, दोनों का यूज मैं करके आप लोगों को शो कर देता हूं भाई। कैसे, देखना भाई। पहले हम बात करेंगे कोस जेड का एक्सपेंशन ओपन करके। जेड इक्वल टू जीरो पर मेरे पास, एक तो मेरे को किस पर निकालनी है भाई, जीरो पर कितना ऑर्डर है, एक 2 पाई एन पर कितना ऑर्डर है। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूं भाई, मैं क्या करता हूं, पहले जीरो पर फाइंड आउट करते हैं और जीरो पर फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेंशन ओपन कर लेते हैं भाई। और एक्सपेंशन अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर इंटू 1 माइनस, यहां मेरे पास 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल और माइनस जेड पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, ये मेरे पास यहां बन जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा एक ब्रैकेट और आएगी भाई, क्लियर है। अब देखना भाई मेरे पास क्या होगा, यहां ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और माइनस, यहां 1 - 1 हो जाएगा तो ये 1 से 1 कैंसल आउट, मेरे पास आ गया जेड स्क्वेयर। साइन चेंज होगा, यहां आ जाएगा जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के बाहर अंदर जाएगा तो मेरे पास साइन चेंज होता चला जाएगा। यहां मेरे पास माइनस जेड पावर ऑफ 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर ऑफ 6 बाई 6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो, ये आ जाए। जेड स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास जेड पावर ऑफ 4 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस जेड पावर ऑफ यहाँ 6 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर ऑफ 8 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो, ये आ गया। क्लियर है। अब देखना भाई मेरे पास क्या है,
यहां हम किसका यूज कर रहे थे भाई? एक्सपेंशन ओपन कर लिया भाई। अब अगर मैं एफ डैश करूंगा, एक्सपेंशन ओपन करके हम जीरो का ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे, तो कितना जेड मेरे पास मैक्सिमम ऑर्डर बाहर आ सकता है, कितने जेड की मैक्सिमम पावर मैं बाहर ले सकता हूं कि मेरे पास कोई भी कांस्टेंट ना बचे। सॉरी, कोई एक कांस्टेंट मेरे पास वहां, कोई एक टर्म क्या बन जाए भाई? कांस्टेंट बन जाए। तो अगर मैं यहां से z की पावर 4 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? 1/2 फैक्टोरियल माइनस z² by 4 फैक्टोरियल प्लस z⁴/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आ जाएगा। अब मेरे पास जीरोज का जीरो, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जीरो पुट करता हूं, z⁴ मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां अगर हम भाई या तो डेरिवेट, एक काम कीजिए भाई आप लोग, इतना निकालने के बाद अब आप डेरिवेटिव मेथड का यूज कर लीजिए। जब मैं डेरिवेटिव मेथड का यूज करूंगा, जब मैं 4 टाइम जीरोज, एक काम कर लेते हैं, यही डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो जब मैं 4th टाइम क्या करूंगा? डेरिवेटिव करूंगा, तो ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी, और नॉन जीरो कांस्टेंट आएगी। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई? यहां जीरो का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा भाई? 4 के बराबर आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन की जीरो एक क्या है? क्योंकि जब हमें जीरो क्या है, मेरे पास एक जीरोज है, और कितने ऑर्डर की हुई भाई? क्योंकि 4th टाइम का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास नॉन जीरो आया है, तो इसका जो ऑर्डर होगा जीरोज का वो 4 हो जाएगा। तो यहां से थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव मेथड का आप यूज कर सकते हो, इसका आप 4th टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा भाई, क्योंकि मेरे पास क्या आएगा? फर्स्ट टाइम किया तो 4z⁴/2 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकंड टाइम किया तो मेरे पास 4 × 3 z² by 2 फैक्टोरियल। थर्ड टाइम किया तो मेरे पास 4 × 3 × 2 z/2 फैक्टोरियल। और लास्ट टाइम करते हैं तो मेरे पास ये z भी क्या हो जाएगा? z एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 4th टाइम का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास नॉन जीरो आया है। तो यहां से थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भाई। अच्छा, यहां अगर हमें 2n पाई यूज करते हैं, तो इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं हो पाएगा हमारा। तो अब एफ ऑफ जेड को मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, z²× 1 - cos z। अच्छा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो फर्स्ट मेरे पास रोंग भी हो गया भाई, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 ऑर्डर की जीरोज होगी, लेकिन 2 ऑर्डर की नहीं, 4 ऑर्डर की जीरोज होगी एट जीरो पर। अब बात करेंगे भाई सेकंड ऑप्शन के बारे में और फोर्थ ऑप्शन के बारे में। मैं एफ ऑफ जेड को जो दिया गया है वही फंक्शन राइट करता हूं, और डेरिवेटिव मेथड का यूज करेंगे भाई। डेरिवेटिव मेथड का यूज करेंगे भाई। डेरिवेटिव मेथड क्या है मेरे पास? जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल टू z²× 1 - cos z। एफ डैश जेड अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2z × 1 - cos z प्लस, यहां मेरे पास z² एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस जेड का। पहले कोस जेड का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर मैं कोस जेड के डेरिवेटिव के बारे, साइन जेड का डेरिवेटिव कोस जेड का माइनस साइन जेड, एक माइनस बाहर है तो वो प्लस का साइन जेड आ जाएगा, z² × साइन जेड आ जाएगा। अब z = 0 मेरे हम क्या पुट करेंगे? 2n पाई पुट करेंगे भाई। 2n पाई अगर मैं यहां पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2n पाई अगर हम यहां करेंगे तो 1 - cos 2n पाई,
कोस 2n पाई मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है भाई। अगर मैं कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई के बारे में बात करूं तो वो 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहां से भी अगर मैं कोस 2n पाई पुट करूंगा, यहाँ सॉरी साइन जेड की जगह 2n पाई यहां पुट करूंगा, तो यहां भी मेरे पास साइन है एन पाई ही मेरे पास 0 के बराबर होता, तो साइन 2n पाई भी 0 के बराबर होता है। 0 प्लस 0 मेरे पास 0 हो जाएगा। मतलब 2n पाई डेरिवेटिव पर 2n पाई एट 2n पाई पर मेरे पास क्या हो गया, 0 आ गया भाई। अब डबल डेरिवेटिव करूंगा भाई, क्योंकि मेरे को तो ये फाइंड आउट करना किस डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, और जिस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इन पॉइंट्स पर नॉन जीरो आएगी वही उतने ही ऑर्डर का मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। डबल डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डबल डैश जेड। यहां से मेरे पास जेड एलिमिनेट 2 इंटू 1 माइनस कोस जेड आ जाएगा। और यहां मेरे पास क्या आएगा फिर, प्लस 2z एज इट इज। कोस जेड का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास माइनस कोस जेड का, सॉरी, तो मेरे पास प्लस का साइन जेड आ जाएगा। प्लस में यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, 2z साइन जेड, और प्लस में जेड स्क्वेयर कोस जेड, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखना भाई 2n पाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। बट जब मैं कोस जेड की जगह कोस 2n पाई पुट करूंगा तो मेरे पास वहां क्या आएगा, 1 आएगा ऑलवेज। और 1 मेरे पास कैसा है, अच्छा, जेड स्क्वेयर की जगह अगर मैं 2n पाई पुट करूंगा, जहां n मेरे पास है कहां से, जेड माइनस सिंगलटन 0 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका ये तो कभी 0 हो नहीं सकता जेड स्क्वेयर, तो फिर, और कोस जेड भी मेरे पास 1 के बराबर है, तो ये वैल्यू मेरे पास 2n पाई आ गई। और 2n पाई मेरे पास एक नॉन जीरो है, नॉन जीरो कांस्टेंट आ गया। नॉन जीरो कांस्टेंट आ गया तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया इसका, 2n पाई पर नॉन जीरो आ गया जी। नॉन जीरो आ गया तो मेरे पास इस 2n पाई जो जीरोज है फंक्शन की, उसका ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव मेरे पास नॉन जीरो आया है। तो यहां से मेरे पास 2n पाई जो जीरोज है फंक्शन की, उसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा भाई। इस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं भाई। ठीक है, अगर हमें सबसे पहले तो एक्चुअली में ये देखना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाई, कि 0 और 2 पाई n पर मेरे पास जो फंक्शन है वो जीरोज रख रहा है या नहीं, उसकी जीरोज है या नहीं, वो कैसे पुट करेंगे, पता करेंगे कि जेड स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कोस जेड को उस पॉइंट पर 0 के बराबर पुट करके देखेंगे भाई। ठीक है, मीन्स वो जो पॉइंट है वो पुट करके देखेंगे एफ ऑफ जेड के अंदर। अगर वो पहले जीरोज आता है तभी वो जीरोज है, अदरवाइज उस पॉइंट पर मेरे पास फंक्शन की जीरोज नहीं है। पहले तो हमें ये चेक करना था कि जीरोज 0 पर और 2 पाई एन पर मेरे पास जीरोज हैं या नहीं है। ये छोटी सी मिस्टेक हुई है भाई, पहले वो चेक करेंगे भाई। वैसे यहाँ अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया ही ये ऐसा गया है 0 और 2 पाई एन पर इसमें किस ऑर्डर की जीरोज होगी। ठीक है, तो 0 और 2 पाई एन को आपको चेक करना है। अगर आप वहां क्या कर देते हो भाई, पहले फंक्शन में पुट करोगे उसके बाद डेरिवेटिव में पुट करते जाओगे, इस तरीके से काम करोगे भाई। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आया। अगर फिर भी डाउट लगे तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर बात करेंगे भाई। मेरे पास पी जेड और क्यू जेड कैसे हैं भाई, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। पी जेड इंटू क्यू जेड का कॉन्जुगेट इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ पी जेड इज कॉन्स्टेंट, पी जेड इंटू क्यू जेड इज कॉन्स्टेंट,
क्यू जेड इज कॉन्स्टेंट, पी जेड कॉन्जुगेट इंटू क्यू जेड इज ए कॉन्स्टेंट। भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा उसके बारे में देखिए भाई, मेरे को ये बताना पी जेड इंटू क्यू जेड का कॉन्जुगेट एनालिटिक होना चाहिए भाई, और ऐसी सिचुएशन इफ एंड ओनली इफ का केस देखना है भाई। अच्छा, पी जेड और क्यू जेड मेरे पास क्या है भाई, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, इसका मतलब मेरे पास कैसी है, पी जेड और क्यू जेड एनालिटिक फंक्शन है। अच्छा एक बात यहां ध्यान से देखना भाई, एक मैं रिजल्ट आप लोगों को राइट करवा रहा हूं भाई, इफ एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ जेड इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर मेरे पास एफ ऑफ जेड कोई भी एनालिटिक फंक्शन है और अगर एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट भी मेरे पास एनालिटिक आ जाता है, तो वहां से हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। इफ एंड ओनली इफ का केस होता है भाई। एफ ऑफ जेड अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इजीली हम प्रूव कर सकते हैं एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट भी एनालिटिक होगा। ये चीज, अच्छा ये चीज तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब प्रूव क्या करना है भाई, एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट मेरे पास एनालिटिक दिए गए हैं, तो मेरे पास एफ ऑफ जेड को कांस्टेंट लेकर आना है। देखना भाई एक बात, यहां मेरे पास क्या होगा भाई, एफ ऑफ जेड को मैं मान लेता हूं u प्लस आयोटा वी, तो एफ ऑफ जेड का जो कॉन्जुगेट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, u माइनस आयोटा वी। अब दोनों मेरे पास एनालिटिक है, तो दोनों मेरे पास क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। किसी भी डोमेन डी पर अगर ये एनालिटिक है तो उस डोमेन डी पर मेरे पास डिफरेंशिएबल भी होंगे, और डिफरेंशिएबल होंगे तो सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे, तो एफ ऑफ जेड भी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट भी। और एफ ऑफ जेड की अगर मैं सीआर इक्वेशन राइट करूं इसकी, तो u ऑफ x इक्वल टू v ऑफ y एंड u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ x आएगा। सेकंड है, अगर इसकी हम सीआर इक्वेशन राइट करें तो मेरे पास u ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ y एंड यहां से क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास u ऑफ y इक्वल टू v ऑफ x। अब इन दोनों को क्या कर लेता हूं, अगर मैं यहां से चेक करूं तो u ऑफ x और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड मीन्स u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ y भी, ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2v ऑफ y इक्वल टू 0। 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो v ऑफ y को 0 के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं अब इंटीग्रेशन करूं तो v मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा भाई, एक कांस्टेंट c आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा। मीन्स मेरे पास इंटीग्रेट होगा तो यहाँ 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब v मेरे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। और मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एंटायर फंक्शन दिया गया हो, पहले का यूज कर लेते हैं। अब यहां से तो इतना आ गया कि v मेरे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यूज करवा देता हूं मैं। सेम तरीके से फर्दर हम आगे काम कर सकते हैं और v को भी u को भी कांस्टेंट दिखा सकते हैं। u और v कांस्टेंट हो गए तो f ऑफ z मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। मीन्स मेरे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली आप
u के लिए कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को यहाँ भी तो लगा सकते हैं, तो वहां से v ऑफ y और v ऑफ y सेम हो जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, तो मेरे पास u के लिए हम काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या होगा भाई, ये जो है कि f ऑफ z है और f ऑफ z कॉन्जुगेट अगर मेरे पास एनालिटिक है किसी डोमेन डी पर है, तो इफ एंड ओनली इफ f ऑफ z मेरे पास पक्का क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई, ये चीज मैंने अभी, ये एक रिजल्ट है, इसी का हम यहाँ यूज करेंगे भाई। मेरे पास क्या है भाई, p ऑफ z और q ऑफ z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। मैं जानता हूं जितनी भी मेरे पास पोलिनोमियल्स हैं सारी की सारी एंटायर होती है, मतलब पूरे C पर क्या होती है भाई, एनालिटिक होती है। अब मेरे पास क्या दे दिया भाई इसने, पी जेड इंटू क्यू जेड का कॉन्जुगेट एनालिटिक के बारे में पूछ रहा है और इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब मेरे पास है पी जेड तो एज इट इज इसने दे दिया, लेकिन क्यू जेड का क्या दे दिया भाई, कॉन्जुगेट। और क्यू जेड का कॉन्जुगेट एनालिटिक कब होगा भाई, जब मेरे पास क्यू जेड क्या हो जाए, कांस्टेंट। क्योंकि मेरे पास क्यू जेड क्या है, एक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है तो मेरे पास से क्यू जेड पहले ही एनालिटिक है। क्यू जेड कॉन्जुगेट जो है वो एनालिटिक ये मांग रहा है, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, क्यू जेड को क्या होना पड़ेगा भाई, कांस्टेंट होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो गई। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, जो थर्ड ऑप्शन। अच्छा बाकी पर मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीजेड के बारे में या पीजेड कॉन्जुगेट के बारे में इसने यहां हम कुछ नहीं बोल सकते भाई। जस्ट इसने क्या मांगा है, पीजेड इंटू क्यूजेड का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब क्यूजेड पर कंडीशन है तो क्यूजेड ही कांस्टेंट होगा, बाकी किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां से डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करके हम थर्ड ऑप्शन को करेक्ट बोल सकते हैं भाई, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हमें आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं वन काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से। वो आप देख लेना भाई, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हो भाई आसानी से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। डाउट लगे तो आप लोग फिर भी मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करेंगे भाई। मेरे पास यहाँ क्या दिया गया 30 के अंदर, मेरे पास Z1 Z2 दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए भाई, सच दैट मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 1 के बराबर है एंड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 1 है। देन द ट्रायंगल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद Z1 Z2 एंड -1 एज वर्टिसेस must be equilateral, must be right angle, must be isosceles, but not necessarily equilateral, must be obtuse angled। भाई मेरे पास क्या दिया गया इन्होंने, मीन्स Z1 Z2 दो पॉइंट दे दिए और वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सेकंड मेरे पास एक ट्रायंगल दे दी भाई, जिसके जो वर्टिसेस हैं वो Z1 है, Z2 है और -1 है। अच्छा Z1 का जो मोड है वो भी 1 के बराबर है और Z2 का जो मोड है वो भी 1 के बराबर है। इसका मतलब तीनों मेरे पास क्या है, यूनिट मॉडुलस पर, मीन्स यूनिट डिस्क पर तीनों लाई करते हैं भाई, यूनिट डिस्क के पॉइंट दे दिए भाई। ठीक है, और उसके बारे में जो उनसे ट्रायंगल बनेगी उसके बारे में पूछ रहा है, वो कैसी ट्रायंगल होगी भाई। तो एक बार यहां मेरे को Z1 और Z2 के बारे में पता ही नहीं है भाई क्या है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसी के बाद तो हम क्या निकाल सकते हैं कि वो कैसी ट्रायंगल है, उसके बाद ही तो पता लगा सकते हैं भाई। तो पहले Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और वो कैसे आएगी। Z1 को मैं मान लेता हूं भाई, मेरे पास क्या है वो x1 प्लस आयोटा y1 के बराबर, एंड Z2 को मान लेता हूं भाई, वो मेरे पास क्या है x2 प्लस आयोटा y2 के बराबर। अब क्या करते हैं भाई, जो यहाँ कंडीशन दी गई है उनका यूज करके Z1 और Z2 की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बात देखना भाई, मेरे पास यहां दिया गया मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ Z1 का मॉडुलस निकालूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट
x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। और अगर मैं z2 के बारे में बात करूं तो उसका अगर मैं मॉडुलस निकालूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस आयोटा y2 का स्क्वायर, सॉरी आयोटा नहीं आएगा यहां, माफ करना, y2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब दोनों मेरे पास 1 के बराबर है तो यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं भाई, रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड रूट ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां दोनों साइड अगर स्क्वायर लें तो मेरे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां मेरे पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक मेरे पास इक्वेशन ये आ गई स्टार, एक ये आ गई डबल स्टार। क्या कर लेता हूं, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो यहां से मेरे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टार और डबल स्टार को माइनस कर दिया अभी। अब x1 और y1 x2 को एक साथ ले लीजिए, y1 और y2 को एक साथ ले लीजिए तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां से उसका यूज कर लीजिए x1 प्लस x2 इंटू में x1 माइनस x2 प्लस में y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 आ गया भाई। इस इक्वेशन को 1 का नाम देकर इसको एक बार छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा ये डबल स्टार है ना, एक सेकेंड, ये स्टार है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां मेरे पास एक और कंडीशन दी गई है भाई, z1 प्लस z2 इक्वल टू 1, मतलब भाई x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू 1। यहां से x1 प्लस x2 आ जाएगा प्लस में आयोटा इंटू y1 प्लस y2 आ जाएगा इक्वल टू 1। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2। अच्छा इसको अब क्या कर लीजिए, कंपेयर कर दीजिए भाई, रियल पार्ट से रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट आप लोग कंपेयर कर लीजिए। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास निकल कर आया है। अब x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है और y1 प्लस y2 इक्वल टू 0 है, तो उसको इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग पुट कर देते हो तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू x1 माइनस x2 और प्लस 0 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 यहां से निकल कर आएगा भाई मेरे पास। क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? x1 इक्वल टू क्या आ गया भाई, x2 मेरे पास निकल कर आ गया। अब इस x1 इक्वल टू x2 को मींस ये वाली इक्वेशन को हम यहां पुट कर देते हैं। मेरे पास क्या दिया गया है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 के बराबर है। अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x1 प्लस x1 इक्वल टू 1 मीन्स x1 की वैल्यू मेरे पास 1/2 के बराबर आ गई। अब x1 मेरे पास 1/2 आ गया तो x2 की वैल्यू भी यही होगी भाई, x2 की वैल्यू भी मेरे पास 1/2 आ गई। क्लियर है? अब क्या करना है भाई, y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x1 और x2 की जो वैल्यू आई है उसको हमें स्टार और डबल स्टार के अंदर पुट करेंगे भाई। यहां से हटा दीजिए, इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं और स्टार और डबल स्टार के अंदर पुट करते हैं भाई।
अगर मैं x1 की वैल्यू स्टार के अंदर पुट करूं तो मेरे पास y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4 आ जाएगा। तो यहां से y1 को मैं क्या राइट कर सकता हूं भाई, y1 को मैं प्लस माइनस √3/2 मैं राइट कर सकता हूं। सेम तरीके से अगर हमें यहां y2 के अंदर भी y2 स्क्वायर x2 की वैल्यू पुट करें तो वो सेम तरीके से 1 - 1/4 है। और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी फिर, y2 इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रख देना भाई, यहां मेरे पास क्या आया हुआ है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। मीन्स जो y1 है वो y2 का नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब है मेरे पास y1 और y2 क्या आ गए, √3/2, एक प्लस एक माइनस आएगा। यहां से पॉसिबिलिटी उनकी दोनों की क्या ही है, प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2। लेकिन मेरे पास इस कंडीशन में यहां क्या दिया गया है, इसके अंदर y1 इक्वल टू -y2। तो इसका मतलब मेरे पास एक क्या आएगा, प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। मान लेता हूं भाई मैं y1 मेरे पास क्या है, √3/2, और y2 मेरे पास क्या है, -√3/2। अब z1 और z2 को यहाँ x1 और x2 आ गए, y1 y2 आ गए, तो यहाँ z1 और z2 फाइंड आउट हो गया। पुट कर दीजिए, z1 मेरे पास किसके बराबर है, 1/2 प्लस आयोटा √3/2। यहां से एंड z2 मेरे पास किसके बराबर आ गया, 1/2 माइनस आयोटा √3/2। ये आ गए भाई। अच्छा, -1 मेरे पास दिया गया है। ये तीन वर्टिसेस हैं, मैं क्या मान लेता हूं, ये तीन वर्टिसेस हैं, तो इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इसको मैं बी का नाम दे देता हूं, और सी मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। अब यहां जस्ट हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस निकाल लेंगे भाई, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी की, और ए सी की। अगर तीनों की डिस्टेंस मेरे पास सेम आ जाती है तो इक्विलेटरल है। अदरवाइज आइसोस्केलेस चेंज चेक करेंगे, ऑब्ट्यूज चेक करेंगे, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल चेक करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी हमें डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इन तीनों में से कोई नहीं आती, आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल या राइट एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी हम चेक करेंगे भाई। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, डिस्टेंस फार्मूले से हम इजिली फाइंड आउट करेंगे भाई। तो डिस्टेंस फार्मूले का आप यूज कीजिए भाई। मेरे पास z1 और z2 का मॉडुलस अगर फाइंड आउट करना है, यहां से मेरे पास a और b की क्या है, b मेरे पास ये है, तो इन दोनों की क्या नहीं फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास किसके बराबर आएगी भाई, स्क्वायर रूट, अगर मेरे पास है x1 y1 एंड x2 y2, ये दो पॉइंट दिए गए हैं, इनकी अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो वो किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर, इसके बराबर होती है। सेम यहां यूज करेंगे भाई। मैं x किसको मानूंगा भाई, x में x सॉरी x1 और x1 में मान लेता हूं 1/2 को, और y1 में मान लेता हूं √3/2 को। जैसे यहां दिया गया वैसे ही यूज करेंगे भाई। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर। सेकेंड, y1 माइनस प्लस करके y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो √3/2, यहां माइनस का √3/2 है, तो उसका क्या करेंगे भाई, प्लस √3/2 आ जाएगा।
और उसका फिर होल स्क्वायर ये आएगा। ये मेरे पास ए बी की वैल्यू आएगी। तो ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखना भाई। ये तो मेरे पास 0 हो गया। यहां मेरे पास √3 प्लस √3 2√3 डिवाइड बाई 2√3 और डिवाइड बाई क्या है भाई 2 है, और फिर उसका क्या है स्क्वेयर है, और फिर उसका क्या है स्क्वेयर रूट है। यहां स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो वैल्यू आई मेरे पास √3। बी सी निकालिए भाई। बी के अंदर मेरे पास क्या है, बी तो है 1/2 माइनस आयोटा √3/2 और सी है मेरे पास -1। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे भाई। अच्छा, इसके अंदर सी के अंदर है जो मेरे पास एक्स y2 आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से एक बार चेक करना भाई। एक तो आएगा 1/2 माइनस माइनस +1 उसका स्क्वेयर रूट, प्लस में यहां आएगा मेरे पास √3/2 है -√3/2 -√3/2 इसका स्क्वेयर ये आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब यहां क्या करूंगा भाई मैं, इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो 2 1 ये मेरे पास 3/2 का स्क्वेयर आ जाएगा, और 3/2 का स्क्वेयर 9/4 प्लस में 3/4 आएगा और उसका स्क्वेयर रूट आएगा। तो ये फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो नीचे 4 कॉमन, सॉरी 4 एलसीएम, ऊपर 9 + 3 मेरे पास 12 आ जाएगा और उसका स्क्वेयर रूट है। तो यहां से कैंसल आउट होकर फिर से मेरे पास ये क्या आ जाएगा √3 सोल्व आउट करने के बाद। ए सी की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से स्क्वेयर रूट मेरे पास क्या आएगा भाई, यहां 1/2 +1 उसका होल स्क्वेयर, क्योंकि मेरे पास ए क्या है 1/2 प्लस आयोटा √3/2 और सी मेरे पास क्या है -1। क्लियर है। तो वहां से फिर से हम क्या करेंगे भाई, चेक कीजिए दोबारा से। यहां प्लस और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू 0 है तो √3/2 उसका होल स्क्वेयर। तो ये मेरे पास दोबारा से क्या आ जाएगा भाई 9/4 प्लस 3/4 इसका स्क्वेयर रूट। तो ये मेरे पास फिर से √3 आ जाएगा। तीनों डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब है मेरे पास क्या है भाई, तीनों जो मेरे पास साइड्स थी उनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऐसा तो मेरे पास एक ही ट्रायंगल के अंदर होता है। कैसी ट्रायंगल होती है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट करेक्ट हो गया तो मेरे पास वो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं हो सकती क्योंकि इक्विलेटरल में हर एंगल 60 का डिग्री का होता है। सेकंड गलत, फिर थर्ड भी गलत क्योंकि वो नॉट नेसेसरली इक्विलेटरल कह रहा है लेकिन इक्विलेटरल तो है। और फोर्थ ऑप्शन भी फिर गलत क्योंकि उसमें मस्ट बी एन ऑब्ट्यूस एंगल बोला गया है, लेकिन मेरे पास तो उसमें सारे के सारे एक्यूट एंगल आएंगे भाई। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, एक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। इस तरीके से हम पहले Z1 और Z2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो वर्टिसेस आएंगे उसके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से इस यहाँ से जो ट्रायंगल बनी है उसका उसको हमें फाइंड आउट करेंगे भाई वो कैसी ट्रायंगल है। ठीक है। तो वो इक्विलेटरल आएगी। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास उसका क्या आएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा भाई। अगर डाउट लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो भाई, आज के अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो। ठीक है। अब आज के सेशन का एंड करते हैं भाई।
अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है भाई, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।